हेलो, गुड आफ्टरनून। हम लोग पिछले क्लास में बात कर चुके थे इसमें। मीट जाफर कंप्लीट हो गया था ना हमारा। अच्छा, आप लोग सब न्यू हैं। आपने पहले क्लास ली है या फर्स्ट डे है? आज फर्स्ट डे ही है ना। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा है बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसमें हमने कुछ चीजें डिस्कस कर ली है अभी। तो बंगाल का पहला नवाब कौन बना था जी? कौन था बंगाल का पहला नवाब? मुर्शिद कुली खां था। मुर्शिद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन बना। सुजाउद्दीन के बाद सरफराज खां बना। सरफराज खां के बाद अलवर्दी खां बना। अलवर्दी खां के बाद उसका जो पोता था सिराजुद्दौला बना। और सिराजुद्दौला की मृत्यु के बाद षड्यंत्र के तहत जब प्लासी का युद्ध होगा तो उसके बाद अगला नवाब बना था मीर जाफर। और मीर जाफर तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसमें। मीर जाफर जो है ये अंग्रेजों की सहायता से 1756 ईस्वी में नवाब बनेगा बंगाल का और 1760 ईस्वी तक ये बंगाल का नवाब रहेगा। तो मीर जाफर जब तक अंग्रेजों की इच्छाओं की पूर्ति कर सका तब तक उसको नवाब के पद पर बनाए रखा। और जब ये अंग्रेजों की इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर पाएगा तो मीर जाफर को हटा करके, क्योंकि बुक्स में तो यही लिखा कि मीर जाफर को हटा करके, हालांकि मीर जाफर जो है इसने स्वयं ही अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में क्या छोड़ दिया था, अपना सिंहासन छोड़ दिया था। तो इसके बाद जो अगला नवाब बनेगा मीर जाफर के बाद वो है मीर कासिम। और मीर कासिम का जो शासनकाल रहेगा 1760 से लेकर के 1763 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। मीर कासिम जब बंगाल का नवाब बना है तो ये किसकी सहायता से बना है? अंग्रेजों की सहायता से बना है। और ये अंग्रेजों की सहायता से बनने वाला बंगाल का दूसरा नवाब है। ठीक है, कौन से नंबर का है? दूसरे नंबर का, क्योंकि पहले नंबर का नवाब कौन है जो अंग्रेजों की सहायता से बना था? वो मीर जाफर था। और ये दूसरा नवाब है जो अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना। तो जब ये अंग्रेजों का नवाब बनेगा, सॉरी, बंगाल का नवाब बनेगा अंग्रेजों की सहायता से, तो ये अंग्रेजों को खुश करने के लिए पुरस्कार स्वरूप कुछ स्थान इसको प्रदान करेगा। और इसने मिदनीपुर, मिदनीपुर, चित्तपुर और वर्धमान, चित्तपुर और वर्धमान, इन 3 गांव की जो जमींदारी है ये किसको सौंप दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी पुरस्कार के रूप में। तो मिदनीपुर, चित्तपुर और वर्धमान, इन 3 गांव की जमींदारी जो है ये पुरस्कार में किसको दे दी थी? अंग्रेजों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को। और अगर आपसे पूछे कि मीर जाफर जब नवाब बना तो इसने किस स्थान की जमींदारी अंग्रेजों को सौंपी थी? तो मीर जाफर ने सौंपी थी 24 जो परगना है वर्तमान में पश्चिम बंगाल का एक जिला है 24 परगना, तो इसकी जमींदारी सौंपी थी पुरस्कार के रूप में। साथ ही साथ मीर कासिम जो है ये तो इसने पुरस्कार में दे दिए इनको। अब ये अच्छी तरह से जानता है कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं इनका भी बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहता है प्रशासन में। ठीक है, तो इनके हस्तक्षेप से बचने के लिए इसने कर्मचारियों को भी भरपूर मात्रा में धन उपलब्ध करवाया। लेकिन इसी से काम नहीं बनने वाला था भाई इसका, कि कर्मचारियों को आपने धन दे दिया, पैसा दे दिया और कुछ टाइम के बाद वो फिर से मांग करने लगेंगे। तो इसलिए इसका परमानेंट उपाय निकाला, या आप इसको इस तरह से समझे, ये जो बंगाल है, बंगाल में एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी जो बंगाल में अपना शासन स्थापित करने का प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ है बंगाल का नवाब। और ये जो नवाब है इसकी राजधानी है कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। इसकी राजधानी कहाँ पर है? मुर्शिदाबाद में है। और जो कंपनी है इसका जो मुख्यालय है बंगाल में वो कहाँ पर है? कलकत्ता में। और कलकत्ता के अंदर ही वर्तमान में मुर्शिदाबाद पड़ता है। तो ये दोनों स्थान एकदम नजदीक नजदीक थे। अंग्रेजों की जब इच्छा होती थी तो नवाब के दरबार में पहुंच जाते थे और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर देते थे। और ये जो मीर कासिम है ये इस हस्तक्षेप को कम करने का प्रयास कर रहा है। तो पहले तो उसने भरपूर मात्रा में पैसा दे दिया है कर्मचारियों को ताकि उनका हस्तक्षेप न हो, लेकिन ये कभी भी आ जाते थे। तो इसने फिर इस समस्या का परमानेंट उपाय ये निकाला कि क्यों ना राजधानी ही यहाँ से कहीं दूर ले जाएगी।
जहाँ पर ये आसानी से ना आ सके। तो मीर कासिम जो है, इस मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी जो राजधानी है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। कहाँ स्थानांतरित की? मुंगेर। और मुंगेर जो जगह है ये पड़ती है बिहार में, और उस समय ये काफी जंगल वाला एरिया हुआ करता था। तो अब अंग्रेजों के लिए आसानी से कलकत्ता से मुंगेर पहुंचना आसान नहीं था, क्योंकि काफी लंबा रास्ता हो गया, आसानी से जा नहीं सकते हैं। अगर जाना भी होगा तो कुछ स्पेशल काम से ही जाएंगे, और यहाँ पर तो जब मर्जी आए तब पहुंच जाते थे। तो सिंपली पॉइंट जो आपने याद रखना है कि बंगाल के किस नवाब ने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी। 3 क्वेश्चन राजधानियों पे आपके बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि बंगाल के किस नवाब ने मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। तो मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाने वाला जो बंगाल का नवाब है उसका नाम था मुर्शिद कुली खान। ठीक है, और नवाब कौन है? मुर्शिद कुली खान। दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर कौन स्थानांतरित करेगा भाई? तो मीर कासिम। ठीक है, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि मुर्शिदाबाद जो था इसका प्राचीन नाम क्या था भाई? हाँ, मुर्शिदाबाद का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका प्राचीन नाम था मकसूदाबाद। मकसूदाबाद। तो आपसे ये भी पूछ सकता है पेपर में कि निम्नलिखित में से बंगाल के किस नवाब ने मकसूदाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो मकसूदाबाद को किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने। फिर उसका नाम क्या पड़ा बाद में? मुर्शिदाबाद बना। या फिर आपसे ये पूछे कि बंगाल की जो राजधानी है वो पहले कहाँ पर हुआ करती थी? ढाका में हुआ करती थी। तो ढाका से राजधानी को मकसूदाबाद लाने वाला व्यक्ति भी कौन है? मुर्शिद कुली खान है। तो मकसूदाबाद लेकर के आए, फिर इसी के नाम पर इसका नाम क्या हो गया? मुर्शिदाबाद हो गया। अभी जो मीर कासिम है जब भी गद्दी पर बैठेगा, बंगाल की गद्दी पर, तो इसके सामने जो सबसे बड़ी समस्या है वह है जो राजकोष है। राजकोष जो है ये राजकोष बिल्कुल क्या हो रखा है? खाली हो रखा है। क्योंकि मीर जाफर ने भी राजकोष से खूब सारा पैसा अंग्रेजों को दिया, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ था वो इसने खुद दे दिया। अब प्रशासन को अगर चलाना है तो राजकोष में कुछ न कुछ पैसा होना चाहिए आपके पास। तो अब इस राजकोष को भरने के लिए ये अपने प्रशासन में कुछ सुधार करने का प्रयास करता है, और सबसे पहला जो प्रयास करेगा वो करेगा राजस्व प्रशासन में। पहला जो सुधार करने का प्रयास करेगा वो किसमें करेगा? राजस्व प्रशासन में। अगर राजस्व प्रशासन में सुधार हो जाएगा तभी उसका राजकोष भर सकता है। तो इसलिए कुछ काम करने शुरू किए ताकि उसका प्रशासन या राजस्व से संबंधित जो प्रशासन है वो अच्छी स्थिति में आ जाए, वो अच्छे से काम करे और उसके राजकोष में कुछ धन आए ताकि वो अपना प्रशासन अच्छे से चला सके। तो राजस्व प्रशासन में सुधार करने के लिए इसने पहला जो काम किया कि जो पुराने कर्मचारी थे या कर्मचारियों की छंटनी करना शुरू किया। क्या करना शुरू किया? कर्मचारियों की छंटनी। कर्मचारियों की छंटनी। अब सवाल ये होता है कि कर्मचारियों की छंटनी क्यों कर रहा है? तो जितने भी पुराने कर्मचारी होंगे उनको वो सारे तरीके पता होंगे कि किस तरह से पैसा खाया जाता है। जब नए कर्मचारी आएंगे तो ईमानदार भी होंगे, उनको भ्रष्टाचार की आदत नहीं होगी भ्रष्टाचार करने की, तो कर्मचारियों की छंटनी की गई। दूसरा, जब प्रशासन में पैसा कम होता है तो गवर्नमेंट यही काम करती है कि कर्मचारियों की छंटनी, यानी जिन कर्मचारियों की आवश्यकता नहीं है उनको बाहर कर देती है और जिनकी ज्यादा आवश्यकता है उनको प्रशासन में बनाए रखती है। दूसरा काम इसने क्या किया कि जो बकाया राजस्व था, जो बकाया क्या है? राजस्व, इस बकाया राजस्व की वसूली करना प्रारंभ करवाया किससे? नए जमींदारों से। नए जमींदारों से। पुराने जमींदारों से क्यों नहीं करवा रहे? तो जो पुराने जमींदार हैं उनकी अब सबके साथ जान पहचान हो चुकी है, और जब आपकी किसी व्यक्ति के साथ जान पहचान अच्छी है तो आप उसको फोर्स नहीं डाल सकते कि भाई राजस्व तुरंत दे। अब नए जमींदार की तो किसी के साथ जान पहचान है नहीं, तो ये डरा धमका करके आसानी से बकाए लगान जो है या राजस्व है उसकी उगाही कर सकते हैं।
तो बकाया जो राजस्व है इसकी वसूली के लिए इसने क्या की, नए जमींदारों की नियुक्ति की, और साथ ही साथ जिन लोगों के पास अधिक धन था तो अधिक धन वालों का इसने धन क्या है जब्त करना प्रारंभ कर दिया, यानी उनसे वसूली करना प्रारंभ की। अगर वो बता नहीं पाएंगे कि भाई कहाँ से ये संपत्ति आई तो उनकी संपत्ति को जब्त करना प्रारंभ किया, और इस प्रकार से उसने अपने राजस्व को भरने का प्रयास किया। अब दूसरा काम जो ये करेगा, ये इस बात को भी अच्छी तरह से जानता है कि आज नहीं तो कल अंग्रेजों के साथ हस्तक्षेप होगा ही होगा, तो फिर अंग्रेजों से मुकाबला करने के लिए अपनी तैयारी पूरी करके रखता है। तो इसने क्या किया कि मुंगेर में ही एक गन फैक्ट्री की स्थापना की। किसकी स्थापना करेगा मुंगेर में? गन फैक्ट्री की स्थापना करता है, जहां पर बंदूकें बनाई जाती थी, तो गन फैक्ट्री की स्थापना की। इस गन फैक्ट्री की स्थापना इसलिए कर रहा है कि अगर अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ तो कम से कम हमारे सैनिकों के पास हथियार तो हो। ऐसा ना हो कि हम लड़ाई करने जा रहे हो, धनुष बाण से ही लड़ रहे, उधर से गोली चल रही, या ये परिस्थितियां भी आ सकती है कि अगर आप तुरंत सैनिक को बंदूक दे दोगे और उसे पता ही ना चले कि कहाँ से उल्टी है उल्टी, पता भी तो चलना चाहिए उसे कि ये बंदूक है, भी चलाते कैसे, तो वो समस्याएं ना हो। और साथ ही साथ इसने अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित भी किया, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। जिस तरह से यूरोप के सैनिक प्रशिक्षित होते थे उसी तरह से इसने अपने सैनिकों को भी प्रशिक्षित करना प्रारंभ किया, ताकि अगर अंग्रेजों से संघर्ष हो तो उसके सैनिक पीछे न रह जाए या उनका मुकाबला करने में पीछे न रह जाए। तो मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना करेगा और अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना शुरू करता है। अब बंगाल में जो सबसे बड़ी समस्या है, तो बंगाल की सबसे बड़ी समस्या है दस्तक, या इसको कहते हैं फ्री पास। ठीक है, ये बंगाल में सबसे बड़ी समस्या है। इस दस्तक को, या इस दस्तक के कारण जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ये बंगाल में कर रही है कैसा व्यापार? कर मुक्त व्यापार कर रही है, यानी इसको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है। तो अंग्रेजों की जो स्थिति है वो काफी अच्छी बनी हुई है, और जो भारतीय व्यापारी है उन भारतीय व्यापारियों को अपने ही राज्य के अंदर, अपने ही देश के अंदर क्या देना पड़ रहा है? टैक्स देना पड़ रहा है। तो भारतीय जो व्यापारी है उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है आर्थिक रूप से, क्योंकि उनका आधा से ज्यादा पैसा तो टैक्स में चला जा रहा है, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ रहा है जो विदेशी है। तो जो मीर कासिम है, मीर कासिम ने फिर इस समस्या के समाधान के लिए आंतरिक जो व्यापार है, इस आंतरिक व्यापार को सभी व्यापारियों के लिए, आंतरिक जो व्यापार है ये सभी व्यापारियों के लिए क्या कर दिए? टैक्स फ्री कर दिए, कि कोई भी व्यापारी राज्य के अंदर यानी बंगाल के अंदर टैक्स नहीं देगा। आंतरिक व्यापार, आंतरिक का मतलब जो राज्य के अंदर हो रहा है। अगर आप राज्य से बाहर कोई वस्तु बेचते हैं, लेकर के आते हैं, तो उस पर तो आपको टैक्स देना होगा, लेकिन अपने ही राज्य के अंदर जो व्यापार करने वाले व्यापारी हैं उनको आंतरिक व्यापार पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होगा। और कंपनी को बंगाल में क्या प्राप्त है? कर मुक्त व्यापार का अधिकार प्राप्त है। अब कंपनी को या कंपनी के जो कर्मचारी है इनको लग रहा है कि मीर कासिम ने उनका जो विशेषाधिकार है इसका क्या किया है? हनन किया, कि हमें तो भाई ये विशेषाधिकार प्राप्त है कि आप बंगाल में कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं, और आपने हमारा जो विशेषाधिकार है वो अन्य लोगों को भी प्रदान कर दिया है, भारतीय व्यापारियों को। तो ये हमारे अधिकार की क्या हो गई? अवहेलना हो गई, और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के मध्य संघर्ष की क्या होगी? शुरुआत होगी। अभी जो टैक्स फ्री कर रहा है ये 1762 ईस्वी की घटना है। कब की घटना है? 1762 ईस्वी में टैक्स फ्री व्यापार कर दिया है सबके लिए। अब यहीं से संघर्ष की शुरुआत होगी। मीर कासिम जो है वो कंपनी की बात सुन नहीं रहा है, सबके लिए व्यापार फ्री कर दिए है। तो अब जब संघर्ष शुरू होगा तो 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर कासिम को नवाब के पद से क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। मीर कासिम को नवाब के पद से क्या कर दिया भाई? बर्खास्त कर दिया। अब जैसे ही बर्खास्त करेंगे इसको, मीर कासिम को, तो अंग्रेजों ने दोबारा से मीर कासिम का जो ससुर है जिसका नाम था मीर जाफर, उसको दोबारा से बंगाल का नवाब बना दिया। तो 1763 ईस्वी में दोबारा से अंग्रेजों ने किसको नवाब बना दिया? मीर जाफर को नवाब बना दिया।
फिर से किसको बना दिए, मीर जाफर को नवाब बनाया। और मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक दोबारा बंगाल का नवाब रहेगा। तो ये केवल एकमात्र व्यक्ति है जो 2 बार बंगाल का नवाब बना, ठीक है, मीर जाफर। अब जब मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त किया तो ये चुपचाप तो नहीं बैठेगा। अब क्योंकि संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है ना, अंग्रेज चुप बैठेंगे, अंग्रेज भी इसको सबक सिखाना चाह रहे हैं और ये भी अंग्रेजों को सबक सिखाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ संघर्ष होंगे। 3 युद्ध हुए थे पहले जिनमें ये पराजित हो गया था, तो उन युद्धों से हमें कोई मतलब नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट युद्ध जो होगा वह है बक्सर का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। और ये बक्सर का युद्ध कब होगा भाई, 1764 ईस्वी को 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। कौन सा युद्ध, बक्सर का युद्ध। और ये जो बक्सर का युद्ध होगा, इस युद्ध में एक तरफ तो अंग्रेज है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरी तरफ है संयुक्त सेना। दूसरी तरफ कौन है, संयुक्त सेना है। तो मीर जाफर जो है वो बक्सर के युद्ध से पहले 3 बार पराजित हो चुका है अंग्रेजों से। अब वो एक संयुक्त सेना का गठन करता है, यानी किसी और लोगों का सहयोग प्राप्त करना चाह रहा है। तो किस किस का सहयोग प्राप्त करेगा वो इस युद्ध में, तो एक है मुगल बादशाह, मुगल बादशाह। और इस समय मुगल बादशाह कौन थे भाई, शाह आलम द्वितीय। मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। इसका सहयोग प्राप्त किया, लेकिन ये जो शाह आलम द्वितीय है इसके पास कुछ भी नहीं है, ना सेना है ना कुछ है, ये स्वयं इधर उधर भटक रहा है। दूसरा व्यक्ति है जिसके पास सेना है वो है अवध का नवाब, अवध का नवाब। और अवध का नवाब था इस समय, कौन था जी, अवध का नवाब शुजाउद्दौला। अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। और तीसरा व्यक्ति हो गया कौन, स्वयं बंगाल का अपदस्थ नवाब, बंगाल का अपदस्थ। अपदस्थ का मतलब जिसको गद्दी से हटा दिया, अपदस्थ नवाब मीर कासिम, मीर कासिम। तो ये 3 लोग एक तरफ है जिसको हम संयुक्त सेना कह रहे हैं। और ये युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते ही बनते हैं कि बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला मुगल बादशाह कौन था, बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला अवध का नवाब कौन था, और बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला बंगाल का नवाब कौन था। और एक और क्वेश्चन बनेगा कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। तो जिस समय ये युद्ध हो रहा है उस समय बंगाल का नवाब कौन है, मीर जाफर है। कौन था, मीर जाफर है, क्योंकि मीर कासिम को तो गद्दी से हटा दिया था, उसके स्थान पर किसको बना दिया, मीर जाफर। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन है, मीर जाफर। और बक्सर के युद्ध में भाग लेने वाला बंगाल का नवाब मीर कासिम, अवध का नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह कौन है, शाह आलम द्वितीय। और इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन करेगा, तो हेक्टर मुनरो ब्रिटिश सेना का क्या करता है, नेतृत्व करेगा। और इस युद्ध में अंग्रेजों ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। संयुक्त सेना पराजित हो जाएगी, मीर कासिम जो है ये दिल्ली की तरफ भाग जाएगा और आगे जाकर के इसकी वहीं पर मृत्यु हो जाए। अब ये जो 2 इंपॉर्टेंट कैरेक्टर यहाँ पर है ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। मीर कासिम यहीं पर खत्म हो गया। अभी जो 2 व्यक्ति बचे हैं, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, दूसरा है अवध का नवाब शुजाउद्दौला। इनसे अब संधि की जाएगी अंग्रेजों के द्वारा, और इन दोनों व्यक्तियों से संधि करने के लिए ब्रिटेन से भारत भेजा जाएगा किसको, रॉबर्ट क्लाइव। उसको स्पेशली ब्रिटेन से भारत भेजा जाता है ताकि वो इन दोनों के साथ क्या कर सके, संधि कर सके, क्योंकि वो पहले भारत में रह चुका है, प्लासी के युद्ध का नेतृत्व कर चुका है, तो उसे काफी कुछ एक्सपीरियंस है भारत का। तो उसे फिर ब्रिटेन से कहाँ भेजा गया, भारत भेजा। अब जब रॉबर्ट क्लाइव भारत आएगा तो रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ अलग अलग 2 संधियां की थी। एक को कहते हैं इलाहाबाद की प्रथम संधि और दूसरे को कहते हैं इलाहाबाद की दूसरी संधि। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं दोनों को, इलाहाबाद की प्रथम संधि। और इलाहाबाद की जो प्रथम संधि होगी ये संधि कब हुई थी, इसकी डेट आपने याद रखनी है, डेट पूछी जाती है। 12 अगस्त 1765 ईस्वी को हुई थी। और ये संधि हो किस किस के बीच में रही है,
दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा। तो एक तरफ मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह सालम द्वितीय, मुगल बादशाह सालम द्वितीय, और दूसरी तरफ कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अब एक चीज और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन सामान्यतः तो इतना ही पूछेगा आपसे कि भाई इलाहाबाद की जो प्रथम संधि है उस संधि पर किस किस के हस्ताक्षर हुए या किसने और किस किस के मध्य हुई। तो मुगल बादशाह सालम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव। अब एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी, जिस समय ये संधि होगी 1765 ईस्वी में, तब तक मीर जाफर जो है इसकी मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, बंगाल में मीर जाफर की मृत्यु हो जाएगी। और मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बनाया था मीर जाफर के पुत्र को ही, जिसका नाम था नजमुद्दौला। और ये जो नजमुद्दौला है जो बंगाल का नवाब है, ये भी इलाहाबाद की प्रथम संधि पर क्या करेगा? हस्ताक्षर करेगा। तो 3 लोगों के हस्ताक्षर है इलाहाबाद की प्रथम संधि पर। एक तो हो गया मुगल बादशाह सालम द्वितीय, दूसरा हो गया अंग्रेजों की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव, और तीसरा बंगाल की तरफ से कौन है? बंगाल का नवाब नजमुद्दौला। ठीक है, 3 लोग। लेकिन सामान्यतः आपने 2 नाम तो याद रखने हैं हर हाल में। ये तीसरा तब जब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डीपली चला जाएगा कि भाई किस किस व्यक्ति ने हस्ताक्षर किए थे, तब एक नाम ये भी याद। अब इस इलाहाबाद की संधि के तहत हुआ क्या भाई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ये जो मुगल बादशाह है सालम द्वितीय, इसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है सौंपी। ठीक है, क्या सौंपी? बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। उड़ीसा की दीवानी सौंपी। दीवानी का मतलब होता है भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार। ठीक है, दीवानी सौंपी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आपका यहीं से बनेगा कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंपी थी? तो वो कौन सा मुगल बादशाह है? सालम द्वितीय। ठीक है, अब ये जब इनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी सौंप रहा है, अर्थात अंग्रेजों को बंगाल में भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार प्राप्त हो चुका है, या कृषि पर जो टैक्स लगेगा वो प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो, तो इसके बदले अंग्रेज भी तो कुछ देंगे इसमें। तो अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए, 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। क्या देना स्वीकार किया? वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया। अभी पेंशन देना क्यों स्वीकार कर रहे हैं? तो पेंशन देना इसलिए स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि मुगल बादशाह को भी अपने खर्च चलाने हैं, और ये इस समय दिल्ली की गद्दी पर नहीं बैठा था, ये खुद भटक रहा था इधर उधर। ये तो बाद में 1772 में दिल्ली की गद्दी पर बैठे, तो खुद का खर्चा भी चलाना है। तो फिर इन्होंने कहा कि भाई हम आपको क्या देंगे? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देंगे। साथ ही साथ इसी संधि के तहत, क्योंकि अब इसके पास तो अपना कोई ठिकाना है नहीं, तो अंग्रेजों ने कहा कि भाई आप हमारे संरक्षण में रहोगे। कहाँ पर? इलाहाबाद। तो 1765 से लेकर के और 1772 ईस्वी तक सालम द्वितीय जो है ये अंग्रेजों के संरक्षण में रहेगा। कहाँ पर? इलाहाबाद। ठीक है, ये सब इसी संधि के तहत हो रहा है। अब इसके बाद जो दूसरी संधि हुई वो है इलाहाबाद की दूसरी संधि। अच्छा, यहीं पे पहले एक पॉइंट समझ लेते हैं। ये जो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई है, इसके तहत सालम द्वितीय जो है ये अंग्रेजों का क्या बना है? पेंशनर बना है। और सालम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का क्या बना? पेंशनर बना। कुल 3 मुगल बादशाह थे। पहला सालम द्वितीय, इसके बाद अकबर द्वितीय, और उसके बाद बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ये 3 लोग अंग्रेजों के पेंशनर बने थे। तो आपसे पूछ सकते हैं भाई कि निम्नलिखित में कौन सा मुगल बादशाह अंग्रेजों का पेंशनर था या नहीं था? तो केवल 3 है। सब सेकेंडरी है। सालम द्वितीय हो गया, अकबर द्वितीय हो गया, और आपका बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर है जो अंग्रेजों के पेंशनर बने थे। ठीक है,
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद की दूसरी संधि। इलाहाबाद की जो दूसरी संधि है, इलाहाबाद की दूसरी संधि, यह हुई थी 16 अगस्त को, 16 अगस्त 1765 ईस्वी को ये संधि हुई थी। और ये जो दूसरी संधि होगी ये किस किस के बीच में हुई थी? तो जो अवध का नवाब है, ठीक है, सुजाउद्दौला, तो अवध का नवाब, अवध का नवाब सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला, और दूसरी तरफ फिर से कौन आ जाएगा? रॉबर्ट क्लाइव आ जाएगा, रॉबर्ट क्लाइव। और इस संधि के तहत हुआ क्या? तो इस संधि के तहत जो अवध का नवाब है, अवध के क्षेत्र उसी को सौंप दिया गया। साथ ही साथ अवध का जो क्षेत्र है, यानी जो अवध का नवाब सुजाउद्दौला है, इसने अवध में अंग्रेजों को क्या दे दिया है? कर मुक्त व्यापार का अधिकार दे दिया कि आप अवध के क्षेत्र में क्या कर सकते हो? कर मुक्त व्यापार कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो सुजाउद्दौला था, इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, कड़ा इलाहाबाद का जो क्षेत्र है, वो इसे लेकर के किसको सौंप दिया? मुगल बादशाह को सौंप दिया, ठीक है, ताकि इसका क्षेत्र थोड़ा सा कम हो जाए। तो जब क्षेत्र कम होगा तो इसका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो इलाहाबाद कड़ा का जो क्षेत्र है वो अंग्रेजों ने सुजाउद्दौला से लेकर के मुगल बादशाह को सौंप दिया था। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही चीजें याद रखनी है। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवध के किस नवाब ने इलाहाबाद या कड़ा का क्षेत्र मुगल बादशाह को सौंपा था? तो अवध का कौन सा नवाब था? सुजाउद्दौला था। और किसको सौंपा था? सालम द्वितीय को सौंपा। अब जब ये दो संधियां हो गई तो इस दो संधियों के बाद, अच्छा पहले बंगाल वाले को देख लेते। 1765 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो चुकी है? तो 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी है। किसकी मृत्यु हो चुकी है? मीर जाफर की मृत्यु हो चुकी है। और अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर मीर जाफर का जो अल्पवयस्क पुत्र था जिसका नाम था नजमुद्दौला, इस नजमुद्दौला को बंगाल का अगला क्या बनाया? नवाब। अब यहाँ से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हमने देखा था कि जो मीर जाफर है और मीर कासिम है वो अंग्रेजों की सहायता से बनने वाले बंगाल के नवाब थे। नजमुद्दौला जो है ये अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला, अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का प्रथम नवाब। तो अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला जो नवाब है, संरक्षण में बनने वाला पहला जो नवाब है वो कौन सा है? नजमुद्दौला है। तो दो तीन क्वेश्चन इस टाइप के बन जाएंगे कि भाई अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का पहला नवाब कौन बना? तो मीर जाफर। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला नवाब कौन था? तो नजमुद्दौला था। और बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? तो उसका नाम था मुबारक उद दौला। जो अंतिम नवाब है बंगाल में, अंतिम, उसका नाम है मुबारक उद दौला। तो मुबारक उद दौला जो है ये बंगाल का अंतिम नवाब है। तो ये वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं कि बंगाल का अंतिम नवाब कौन था? मुबारक उद दौला। अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला नवाब तो नजमुद्दौला, और अंग्रेजों की सहायता से बनने वाला तो मीर जाफर आ जाए, ठीक है। अब जैसे ही ये इलाहाबाद की प्रथम संधि होगी, इसी इलाहाबाद की प्रथम संधि के साथ ही बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत भी हो जाएगी, ठीक है। पहले आप इसको लिख लो, फिर हम द्वैत शासन पे बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है वो भी। ठीक है, टॉपिक डाल दीजिएगा मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी। और इसमें आप पहला पॉइंट लिखना, 1760 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने मीर जाफर के स्थान पर, मीर जाफर के स्थान पर
मीर जाफर के स्थान पर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। यह बंगाल का नवाब बनाया। यह अलवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। यह अलवर्दी खां के बाद बंगाल का सबसे योग्य नवाब था। ठीक है, अगला पॉइंट लिखना। बंगाल की नवाबी प्राप्त करने के उपलक्ष्य में मीर कासिम ने अंग्रेजों को, ये 3 नाम लिखे हैं यहाँ पर, अंग्रेजों को मिदनीपुर, चित्तपुर तथा वर्धमान की जमींदारी सौंपी। मिदनीपुर, चित्तपुर तथा वर्धमान की जमींदारी सौंपी। ठीक है, तो मिदनीपुर, चित्तपुर और वर्धमान। ठीक है, वर्धमान किसका नाम था जी? किसके बचपन का नाम था वर्धमान? महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बन जाते हैं। जब आप कोई चीज पढ़ो तो अगर वो कहीं पर रिलेटेड हो रही है, कोरिलेट हो रही है, तो आप उसको जरूर करते चले ताकि वो पुरानी चीजें भी रिवाइज होती रहे। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर और ब्रैकेट में लिखना बिहार, मुर्शिदाबाद से मुंगेर और ब्रैकेट में लिखना बिहार स्थानांतरित की। अब लाइन चेंज करके लिखना। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने तथा आमदनी बढ़ाने हेतु कई उपाय किए। यानी जो उसका राजकोष खाली हो चुका है उसको भरने के लिए कुछ उपाय करना है। तो उसमें पहला लिख लीजिएगा, नंबर 1, अधिक धन वालों का धन जब्त किया। इनकी जिनके पास ज्यादा पैसा था, संपत्ति थी, तो उनकी संपत्ति को जब्त करना प्रारंभ किया। अधिक धन वालों का धन जब्त करना प्रारंभ किया। दूसरा, सरकारी खर्चों में कटौती, कर्मचारियों की छंटनी, नए जमींदारों से
बकाया धन की वसूली, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली, यानी जो लगान शेष था लोगों के पास, नए जमींदारों से बकाया या बैलेंस धन की वसूली। बकाया का मतलब, बकाया धन का मतलब है यहाँ पर कि जिन्होंने अपना राजस्व जमा नहीं किया है तो उन लोगों से राजस्व को इकट्ठा करवाना प्रारंभ करवाए। ठीक है, फिर से लाइन चेंज करके लिखना। मीर कासिम ने, अगला पॉइंट करके, मीर कासिम ने अपने सैनिकों को, मीर कासिम ने अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया तथा मुंगेर में एक गन फैक्ट्री की स्थापना की। अपने सैनिकों को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया तथा मुंगेर में एक गन फैक्ट्री की स्थापना की, तथा मुंगेर में एक गन फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, मुंगेर में गन फैक्ट्री की स्थापना की, लिख दिए। अगला जो पॉइंट आप लिखोगे, ये दस्तक आपको समझ में आ गया। दस्तक यानी फ्री पास। फारूक शेर जो मुगल बादशाह थे, उन्होंने कंपनी को एक घोषणा पत्र जारी किया था जिसको मैग्ना कार्टा कहा, तो उसी मैग्ना कार्टा को दस्तक भी कहा जाता है, इसी को निशान भी कहा जाता है, या इंग्लिश में इसको फ्री पास कहते हैं। ठीक है, तो उसी की बात होती है। अगला पॉइंट, और इस जो ये दस्तक है, अंग्रेज इसका क्या करते थे, मिस यूज करते थे। ये दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को, और कंपनी के जो कर्मचारी हैं वो अपने निजी व्यापार के लिए, भाई सबको पैसा कमाना है, तो उन्होंने क्या किया, कर्मचारियों ने खुद ही बैकडोर से व्यापार करना शुरू किया ताकि थोड़ा पैसा वो भी कमा पाए। तो इसका क्या होने लगा, मिसयूज होने लगा। तो अब इसका जो मिसयूज हो रहा है, इस मिसयूज से किसका नुकसान हो रहा है, नुकसान हो रहा है नवाब, क्योंकि भाई नवाब को जो टैक्स प्राप्त होना है वो हो ही नहीं रहा। अगर कंपनी के कर्मचारी को व्यापार करना है तो उसको टैक्स देना होगा, लेकिन कंपनी जो है, उसके कर्मचारी जो है वो दस्तक को ही लेकर के चल रहे थे। तो इस दस्तक के मिसयूज को रोकने के लिए मीर कासिम ने आंतरिक जो व्यापार है वो क्या कर दिए, कर मुक्त कर दिया। तो अगला पॉइंट करके लिखना, मीर कासिम ने दस्तक के, ये चाहो तो ब्रैकेट में फ्री पास लिख लेना, फ्री पास, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार, दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए आंतरिक व्यापार सभी व्यापारियों के लिए कर मुक्त कर दिया। आंतरिक व्यापार सभी व्यापारियों के लिए कर मुक्त कर दिया। कर मुक्त कर दिया, और उसी अब आंतरिक जो व्यापार होगा राज्य के अंदर, तो कोई भी अब टैक्स नहीं देगा। जितने भी व्यापारी है भारत के, तो कोई भी, अब केवल यहाँ पर भारत के व्यापारियों की ही बात नहीं हो रही है, अगर कोई यूरोपीय कंपनी भी अगर यहाँ पर व्यापार करेगी, अन्य कंपनियां अंदर राज्य के अंदर, तो उसको भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो सबके लिए एक समान होगी। अब अंग्रेजों को लग रहा है कि हमें ये विशेषाधिकार मुगल बादशाह ने दिया है, तो हमारे इस अधिकार को बंगाल का नवाब कैसे छीन सकता है, जिससे किसकी शुरुआत होगी, संघर्ष की शुरुआत होगी। किसी में आगे लिखना, कंपनी को या कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को, कंपनी ने नवाब के इस निर्णय को अपने विशेषाधिकार की
अवहेलना के रूप में देखा, अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में देखा, अपने विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में देखा। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। अवहेलना के रूप में देखा, परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। संघर्ष की शुरुआत हुई। परिणाम स्वरूप संघर्ष की शुरुआत हुई। ठीक है, अब लाइन चेंज करके लिखना। 1763 ईस्वी में कंपनी ने 1763 ईस्वी में कंपनी ने मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त कर दिया। मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त कर दिया। मीर कासिम को नवाब के पद से बर्खास्त कर दिया और उसके स्थान पर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया या नियुक्त किया। और उसके स्थान पर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब नियुक्त किया या बनाया। ठीक है, अब आप अलग से डालिए मीर जाफर, अलग से टॉपिक डालना मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक। 1763 से 1765 ईस्वी तक दोबारा कौन रहेगा? मीर जाफर। और इसमें आप एक पॉइंट लिखेंगे, इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ था। इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध। इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध हुआ। और उसके बाद इसको बना लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छे से लिख लेना इधर से। ये दिख रहा है ना सबको? इसको बना लीजिएगा। ये बना दिया आपने। अब इसके नीचे आप एक पॉइंट लिखोगे, हाँ, हेक्टर मुनरो। ये तो याद रखना है हर हाल में, क्योंकि अंग्रेज पूछे जाते हैं कि प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने। बक्सर के युद्ध में किसने किया? हेक्टर मुनरो। ये दो युद्ध इसलिए इम्पोर्टेंट है, प्लासी और बक्सर, क्योंकि इन दो युद्धों के बाद ही भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित होगी। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता कि किस युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश सत्ता स्थापित हुई, तो वहां पर इन दोनों में से जो भी नाम होगा, प्लासी या बक्सर, तो उससे आप टिक करेंगे। लेकिन वास्तविक रूप में भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना बक्सर के युद्ध के बाद हुई थी। ठीक है, इसके नीचे आप पॉइंट करके लिखना। पहले पॉइंट यही लिख लीजिएगा। इस युद्ध में संयुक्त सेना पराजित हुई। इस युद्ध में संयुक्त सेना पराजित हुई। इस युद्ध में
संयुक्त सेना पराजित हुई, संयुक्त सेना पराजित हुई, जिसके पश्चात भारत में वास्तविक रूप से, अब भारत कहो या प्रारंभ में बंगाल की कहेंगे वही ठीक है, क्या लिखा आपने, जिसके बाद भारत में वास्तविक रूप में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई, ब्रिटिश सत्ता की स्थापना हुई। फिर अगला पॉइंट लिखना है, इस युद्ध के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इस युद्ध के पश्चात मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय तथा अवध के नवाब शुजाउद्दौला से संधि करने हेतु रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से भारत भेजा गया, रॉबर्ट क्लाइव को ब्रिटेन से भारत भेजा गया, ठीक है। तो रॉबर्ट क्लाइव जो है उसको स्पेशली भारत भेजा गया, और साथ ही साथ ध्यान रखना रॉबर्ट क्लाइव जो है अब गवर्नर बनकर के भारत आएगा, और रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का पहला गवर्नर भी बनेगा, क्योंकि बंगाल में इनकी सत्ता स्थापित हो चुकी है, दीवानी का अधिकार प्राप्त हो चुका है। तो रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर बनकर के आएगा, और साथ ही साथ 2 संधि है यहाँ पर करेगा। तो पहली संधि डाल दीजिएगा इलाहाबाद की प्रथम संधि, ठीक है, और इसको ऐसे ही बना लीजिएगा, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, इस तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, और इस संधि के तहत हुआ क्या था वो उसके नीचे आपने लिखने हैं। फिर इलाहाबाद की प्रथम संधि, इनकी डेटें भी याद रखनी है आपने, क्योंकि डेट भी पूछी जाती है कई बार पेपर में। पहले आप सिर्फ इतना बना लीजिएगा, इसको इतना सालम द्वितीय इधर रॉबर्ट क्लाइव लिख लीजिएगा, इनको हम इसके नीचे पॉइंट करके लिखेंगे कि इस संधि के द्वारा हुआ क्या था। तो पहला, मुगल बादशाह ने, पूरा ही लिख लेना आप, ठीक, मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने या मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, और दीवानी के ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख सकते हैं भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, ठीक है, भू राजस्व वसूल करने का अधिकार, फिर ब्रैकेट बंद सौंपी, क्योंकि क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के, कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को बंगाल में भू राजस्व वसूल करने का अधिकार दिया, या दीवानी का अधिकार दिया, या लगान वसूलने का अधिकार दिया, बस शब्दों का फर्क है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट लिखना ये वाला, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ठीक है, पेंशन देना स्वीकार किया, अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया, ठीक है, पेंशन देना स्वीकार किया। पेंशन देना स्वीकार किया, और इसके नीचे फिर आप एक नोट करके लिखोगे,
नोट करके डालना। सालम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। सालम द्वितीय प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशनर बना। ठीक है, अंग्रेजों का पेंशनर बना। साथ ही साथ आप वहां पर दूसरा और तीसरा और दोनों नाम भी लिख लेना। तो दूसरा कौन सा बनेगा? अकबर सेकंड, और तीसरा कौन सा बना था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ठीक है, अब इसके बाद आप पॉइंट लिखोगे ये वाला। ठीक है, मुगल बादशाह सालम द्वितीय 1765 से 1772 ईस्वी तक मुगल बादशाह सालम द्वितीय 1765 से 1772 ईस्वी तक 1765 से 1772 ईस्वी तक इलाहाबाद में, या 1765 से 1772 ईस्वी तक अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। अंग्रेजों के संरक्षण में इलाहाबाद में रहा। ठीक है, और ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 1772 ईस्वी में जो मराठा पेशवा था जिसका नाम था माधवराव, ये माधवराव जो है मुगल बादशाह सालम द्वितीय को अंग्रेजों के संरक्षण से निकाल करके दिल्ली की गद्दी पर स्थापित करेगा। ठीक है, जब हम मराठा पढ़ेंगे तो वहां पर आएगा ये आगे, बस यहाँ पर फिलहाल इसको इतना रखिए। अब बनाइए आप इलाहाबाद की दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 ईस्वी। तो एक तरफ आ जाएगा अवध का नवाब सुजाउद्दौला और दूसरी तरफ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, इसको पहले बना लीजिएगा, फिर पॉइंट लिखेंगे इसके नीचे। अब इसके नीचे आप पॉइंट लिखना, पहले इस पॉइंट पर लिखेंगे। अवध के नवाब ने कंपनी को या अंग्रेजों को अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया। अवध के क्षेत्र में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया, पहला। दूसरा पॉइंट लिखना इस संधि के तहत नवाब ने कड़ा व इलाहाबाद का क्षेत्र मुगल बादशाह सालम द्वितीय को सौंपा। मुगल बादशाह सालम द्वितीय को सौंपा। ठीक है, तो ये हो गई इलाहाबाद की प्रथम और दूसरी संधि। अब इस पॉइंट को, ये सारे पॉइंट आप नोट करके एक साइड लिख लेना। ये वाले पहला पॉइंट लिखना है आपने नोट करके। 1765 ईस्वी में नोट करके लिख लेना सारे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं आपके लिए। 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके अल्पवयस्क पुत्र
अल्पवयस्क पुत्र नजमुद्दौला को बंगाल का नवाब बनाया। 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 और फिर से अलग से पॉइंट करके लिखना, इसी का पॉइंट। नजमुद्दौला अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला नवाब था या प्रथम नवाब था। नजमुद्दौला अंग्रेजों के संरक्षण में बनने वाला बंगाल का पहला नवाब था। अब इसी के साथ एक और पॉइंट जोड़ करके लिखना है आपने, बंगाल का पहला नवाब था, जबकि अंग्रेजों की सहायता से बनने वाला बंगाल का पहला नवाब मीर जाफर था। ठीक है, तो दोनों पॉइंट एक साथ हो गए आपके कि अंग्रेजों की सहायता से पूछे या अंग्रेजों के संरक्षण में पूछे। ठीक है, और इसके बाद आपने पॉइंट लिखना है, बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। बंगाल का अंतिम नवाब मुबारक-उद-दौला था। ठीक है, तो बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? मुबारक-उद-दौला था। मुबारक-उद-दौला था। ठीक है, आपका टॉपिक ये वाला हो गया हमारा कंप्लीट। अब सबसे पहला काम आप लोग करोगे, आप लोग तो इनसे ले लेना नोट्स वगैरह जो भी आपको लेने हो। सबसे पहले तो नाम याद करने हैं सबके, नवाबों की कितने नवाब हैं, क्योंकि अगर नाम से क्वेश्चन बनेगा तो वो छूटना नहीं चाहिए आपका। फिर उनके बारे में घटनाएं, एक घटनाएं, दो घटनाएं, सबके बारे में इम्पोर्टेंट है, तो वो करेंगे। अब हमारा अगला टॉपिक है, इसमें बंगाल में द्वैत शासन, थोड़ा सा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन, बंगाल में द्वैत शासन। डायरकी इन बंगाल। ठीक है, इंग्लिश में द्वैत शासन को डायरकी कहा जाता है। ठीक, बंगाल में द्वैत शासन, ये छोटा सा टॉपिक है लेकिन क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं इससे आपसे। ठीक है, द्वैत शासन का मतलब हो गया कि दो लोगों का शासन है। ठीक है, अब बंगाल की अगर बात करें, या आप इसको इस तरह से समझे कि मुगल काल में, मुगल जो काल है, तो मुगल काल में जो प्रांत होते थे, ठीक है, जो क्या होते थे, प्रांत जो होता था, तो प्रांत में दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे। प्रांत में दो प्रमुख अधिकारी हैं, एक को कहा जाता था सूबेदार और एक को कहा जाता था दीवान। ठीक है, ये दो प्रमुख अधिकारी हुआ करते थे प्रांत के अंदर, यानी स्टेट जिसको आप कहते हैं। सूबेदार जो है, इसका कार्य है निजामत का। ये क्या काम करता है? निजामत के कार्य करता है। निजामत के कार्य का मतलब है कि प्रशासन से संबंधित जितने कार्य हैं वो सारे के सारे काम कौन करेगा? सूबेदार करेगा। अब वो किसी भी प्रकार के कार्य हो प्रशासन से जुड़े। दीवान जो है, इसका कार्य था भू राजस्व से संबंधित जो कार्य थे, भू राजस्व से, या भू राजस्व क्या कहें, सीधे कहेंगे राजस्व, राजस्व से संबंधित कार्य।
राजस्व से संबंधित कार्य। तो राजस्व से संबंधित जितने भी कार्य हैं वो कौन करेगा? दीवान करेगा। यानी अगर भू राजस्व की वसूली के लिए कोई नई नीति बनानी है, कौन लोग उसको वसूल करेंगे, कितना टैक्स होना चाहिए, वो सारे के सारे काम कौन करता है? दीवान करता है। ठीक है, ये प्रशासन की व्यवस्था थी प्रांत के अंदर। अब हुआ क्या बंगाल में कि बंगाल का जो सूबेदार था मुर्शिद कुली खान, जिसने बंगाल को स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया, तो जब वो बंगाल का क्या बना? नवाब बना। तो अब नवाब सर्वोच्च हो गया। नवाब क्या हो गया? सर्वोच्च हो गया। तो नवाब तो आ गया सबसे ऊपर, और नवाब के अधीन ये दो पद बने रहे बाद में बंगाल के अंदर। अब ये प्रांत नहीं है, स्वतंत्र हो चुका है। बंगाल क्या हो चुका है? स्वतंत्र हो चुका है। अब व्यवस्था में सिर्फ इतना परिवर्तन हुआ कि पहले सर्वोच्च पद पर मुगल बादशाह हुआ करता था। बंगाल स्वतंत्र हो चुका है, अब सर्वोच्च स्थान पर कौन आ गया? नवाब आ गया। और नवाब के अधीन ये दो अधिकारी, एक सूबेदार और एक दीवान। इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ये जो दीवानी का कार्य है ये चला गया किसके पास? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। ठीक है, इलाहाबाद की प्रथम संधि के बाद अभी जो सूबेदारी के काम है ये किसके पास रहेगी? नवाब के पास रहेगी। और मीर जाफर की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसको बनाया था? नजमुद्दौला को बनाया था। तो नवाब किसको बना दिया? 1765 में नजमुद्दौला को बना दिया, नजमुद्दौला। और ये जो नजमुद्दौला है ये क्या है? अल्पवयस्क है। कैसा है? अल्पवयस्क है। इसका मतलब ये क्या नहीं कर सकते? स्वयं सूबेदारी के काम नहीं कर सकता है। अब अंग्रेजों ने क्या किया कि ये जो बंगाल का नवाब नजमुद्दौला है इसके साथ समझौता किया और इसको कहा भाई ये तो छोटा सा बालक है, अब समझौता क्या करना है? दिखाने के लिए तो बताना पड़ेगा कि हमने समझौता किया। तो इसके साथ समझौता किया और समझौते के तहत 53 लाख रुपए में इस नजमुद्दौला से सूबेदारी का जो अधिकार है ये भी खरीद लिया। ठीक है, बंगाल के नवाब से कौन सा अधिकार खरीद लिया? सूबेदारी का अधिकार खरीद लिया। अब जैसे ही इससे सूबेदारी का अधिकार खरीदा तो ये दोनों जो काम है, सूबेदारी का काम केवल वो भी किसके पास चला गया? अंग्रेजों के पास में। और दीवानी का काम भी अंग्रेजों के पास में। ये दोनों काम कौन देख रहे हैं? अंग्रेज देख रहे हैं। और जो नवाब ही ये पद पर बैठा है इसके पास केवल क्या बच गया? उत्तरदायित्व तो बच गया। ठीक है, इसके पास केवल क्या बच गया? उत्तरदायित्व तो बच गया है। और ये जो अंग्रेज है इनके पास क्या चला गया? वास्तविक अधिकार चला गया। तो इस तरह का ये जो बंगाल में शासन है इसको हम क्या कहते हैं? द्वैत शासन कहते हैं। लेकिन वास्तविक रूप में जो द्वैत शासन है वो ये नहीं है। बंगाल में या भारत में अगर द्वैत शासन की आप बात करोगे तो वो द्वैत शासन कब आएगा? जब आप 1919 का एक्ट पढ़ोगे तब जाकर के भारत में क्या आएगा? वास्तविक द्वैत शासन आएगा। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ में आ भी रहा है आपके? नहीं आ रहा?